वैसे फास्फेट बीट टेस्ट नोट करो, फास्फेट बेस टेस्ट सिमिलर टू बोरैक्स बीट टेस्ट। एक लाइन में सब हो गया। फास्फेट बीड टेस्ट सिमिलर टू बोरैक्स बीड टेस्ट। सेम ऑब्जर्वेशन, सेम ऑब्जर्वेशन, जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन यहां है वहां भी वही होगा, सेम। बट in phosphate bead test we use microcosmic salt. In phosphate bead test we use microcosmic salt. Microcosmic salt, sodium, ammonium, hydrogen, phosphate. Sodium, ammonium, hydrogen, phosphate. बता इतने सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, किन किन बेड को रटोगे? वो रटो जो तुम्हारे प्रैक्टिकल यूज होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है, और उस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और जिनका कोई यूज नहीं है तो क्यों पूछेगा एग्जामिनर? जो तुम्हारे मतलब का यूजफुल है, प्रैक्टिकल में तुमने यूज किया है, वही ना पूछेगा एग्जाम में। और तुम ये नाम के हिसाब से देखोगे तो लिस्ट करने का 150-200 की लिस्ट हो जाएगी। और तुम लिस्ट देख घबराओगे, इतना कौन रटेगा बैठ के? हटाओ, नहीं मेरे बस का नहीं है। अरे जो तुम्हारे मतलब का है वो तो याद कर लो। और याद भी क्या करना है, जहाँ 2-4 क्वेश्चन लगवाएंगे इसका बार बार रिपीट होगा, याद हो जाएगा। बात मानो तो मेरी, कॉपी बस पढ़ने की आदत डालो, बस सवेरे पढ़ने की आदत। नियम बना लो, 2 दिन हमको केमिस्ट्री पढ़नी है वीक में, 2 दिन। हाँ बस 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स। हम सबको सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं ना, 2-2 दिन बांट दो सबको कि हमको पिछला जितना भी शेड्यूल आया है हमको रिवाइज करना है। और पढ़ना है केवल, ये नहीं कि रटना बैठ के शुरू कर देना, केवल पढ़ना है, पढ़ने उलट देना है। पढ़ लिए, समझ में आया, उलट दो, फिर दोबारा पढ़ने लग जाते उसी को। भूल गया, याद ही नहीं हुआ, फिर से। अच्छा 4 पन्ना लेके 1 घंटे में बैठे हुए हैं। बोलो 1 घंटे में कम से कम 40-50 पन्ने हो जाने चाहिए। जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। अच्छा पढ़ना भी क्या है? एसेंस, निचोड़। एसेंस क्या है? और हर लेक्चर में एसेंस बताते हैं। आज के लेक्चर का एसेंस क्या निकला, मेन बात क्या है। हाँ सामने देखो। अच्छा क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट जब यूज करोगे फास्फेट बीट टेस्ट में, तो उसमें बीट बनेगी किसकी? बीट किसकी बनेगी? जबकि बोरैक्स बीट टेस्ट में बीट किसकी बनी थी? बोरिक एनहाइड्राइड की। तो फास्फेट बीट टेस्ट में बीट किसकी बनेगी? जवाब सोडियम मेटाफास्फेट की, NaPO3 इसकी बीट बनेगी। नोट कर लो। इन फास्फेट बीट टेस्ट द ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीट फॉर्म। इन फास्फेट बीट टेस्ट ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीट इज फॉर्म बाय सोडियम मेटाफास्फेट। In phosphate bead test, transparent glassy bead formed by sodium metaphosphate. और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंपाउंड हैविंग ग्लासी लाइक अपीयरेंस। ठीक है, उसने फास्फोरिक एसिड के 4 सॉल्ट रख दिया, फास्फोरिक एसिड के 4 सॉल्ट रख दिया। अब पूछा विच इज ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक मटेरियल, तो तुम इस पर टिक मार देना, सोडियम मेटाफास्फेट। यहाँ x की वैल्यू जो है ना 2 से लेकर 6 के बीच कुछ भी हो सकती है, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकती है। पॉलीमर है ना, ये पॉलीमरिक है, 2 से लेकर 6 के बीच कुछ भी हो सकता है, तुम टिक मार देना। बोलो समझ में आया? मतलब सीधे सॉल्ट एसिड क्वेश्चन ऐसे घूम के भी आ सकता है कि कोई भी कंपाउंड रख दे विच इज ग्लास लाइक मटेरियल। अच्छा एक आंसर ये है, और दूसरा आंसर ये भी तो है, ये भी तो ग्लास लाइक है। ये बोरिक एनहाइड्राइड है ग्लासी लाइक, और ये है सोडियम मेटाफास्फेट, ये भी ग्लास लाइक है। इसका यूज करते हैं फास्फेट बीट टेस्ट में, इसका यूज करते हैं बोरैक्स बीट टेस्ट में, और दोनों कलर रेडिकल के लिए होता है। सेम ऑब्जर्वेशन है, कोई फर्क नहीं है। हाँ बोलो समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारे 5 ड्राई टेस्ट, बिना सॉल्यूशन बनाए तुम सॉल्ट को एनालाइज कर रहे हो। अब उसके बाद आता है वेट टेस्ट। अब तुमको सॉल्यूशन बना के टेस्ट करना है
लिखो वेट टेस्ट। हो गया, मेरा भी हो गया। तुम लोग घड़ी बहुत ज्यादा देखते हो, इसलिए हम घड़ी रखते ही नहीं जल्दी अपने पास। हाँ देखो सामने, हाँ वेट टेस्ट। हाँ वेट टेस्ट में क्या करना है, सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन में हमको रेडिकल को पहचानना है। तो मान लो कोई सॉल्ट है MX, कोई भी सॉल्ट है, सॉल्ट का जो कैटायनिक पार्ट है इसको कहेंगे बेसिक रेडिकल। जो कैटायनिक पार्ट होगा उसको कहेंगे बेसिक रेडिकल, और जो एनायनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेडिकल। मतलब हम इसका अलग टेस्ट करेंगे, इसका अलग टेस्ट करेंगे। एसिड रेडिकल का टेस्ट अलग होगा, बेसिक रेडिकल का टेस्ट अलग होगा, लेकिन ये तभी टेस्ट होगा जब ये रेडिकल फ्री होंगे तब। और फ्री करने के लिए इसको सॉल्युबल करना है, पहले इसका सॉल्यूशन बनाना है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, सॉल्ट को पानी में डाल देंगे। अच्छा मतलब पानी में घुल गया तो ठीक है, नहीं घुला तो, मतलब नहीं घुला तो हल्का गर्म कर दो, फिर भी नहीं घुला तो ऐसे केस में डाइल्यूट HCl डाल दो, डाइल्यूट HCl डाल दो, ठीक है। अच्छा घुल गया तो ठीक है, नहीं घुला तब तो कंसंट्रेट HCl डाल दो, फिर भी नहीं घुला, सॉल्ट बहाया है, डाइल्यूट में भी नहीं घुला, कंसंट्रेट HCl डालने पर भी नहीं घुला, तो अब लास्ट में नाइट्रिक एसिड डाल दो। नाइट्रिक एसिड डाल दो, अब घुल ही जाएगा, निश्चित घुल जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्यों नाइट्रिक एसिड डालने पर क्यों घुल गया, जब ऑल द नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर, सारे नाइट्रेट पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो जब तुम नाइट्रिक एसिड डालोगे तो वो सॉल्ट नाइट्रेट के रूप में आ जाएगा, और जहां वो नाइट्रेट में आया वो पानी में घुल जाएगा। ऑल द नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर, ऑल द नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर। करने का मतलब कोई भी सॉल्ट यदि पानी में नहीं घुलता है तो उसको डाइल्यूट HCl में घोलो, नहीं घुलता, कंसंट्रेट HCl में डालो तब भी नहीं घुलता, तो नाइट्रिक एसिड पे सॉल्युबल हो ही जाएगा, क्योंकि ऑल द नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर। हाँ सॉल्युबल करना क्यों जरूरी है, कि जब ये सॉल्युबल होगा तभी रेडिकल फ्री हो जाएंगे, और फ्री फॉर्म में रहेंगे तभी टेस्ट देंगे। यदि बॉन्ड फॉर्म में रहेंगे तो वो ऑब्जर्व होगा ही नहीं, टेस्ट देगा ही नहीं, इसलिए सॉल्युबल करना जरूरी है। और सॉल्युबल करने का ये सीक्वेंस है, पहले पानी, फिर डाइल्यूट HCl, फिर कंसंट्रेट HCl, और नहीं तो लास्ट में जाके नाइट्रिक एसिड। फिर क्योंकि जब नाइट्रिक एसिड में घुलना ही है तो सीधा सीधा पहले ही नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, इतना क्यों झलाए हम, नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए सीधा, घुलना ही है, घुल ही जाएगा, और घुलना भी आपको है। तो जब नाइट्रिक एसिड पहले क्यों नहीं डाला आप, जब इसलिए नहीं डाले कि यदि तुम नाइट्रिक एसिड पहले ही डाल दोगे और हो सकता है सॉल्ट तुमको फेरस का दिया गया हो और तुमने नाइट्रिक एसिड डाल दिया, तो जानते हो नाइट्रिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक में, और सारा टेस्ट बताओ किसका आएगा, और दिया फेरस का, गए काम से तुम। समझ में आया, इसलिए हम नाइट्रिक एसिड को अवॉइड करके चलते हैं, बच के रहते हैं उससे, लेकिन मजबूरी है, नहीं घूम रहा है तो फिर लास्ट में यूज करेंगे, और करते समय ऐसे टेस्ट पर सावधानी बरतेंगे। मतलब फेरी का टेस्ट मिल भी रहा होगा तो भी हम श्योर नहीं होंगे कि वो हो सकता है फेरस का भी हो। ये बात समझ में आई, लेकिन सॉल्यूशन बनाने का सीक्वेंस यही होता है, पहले पानी, फिर डाइल्यूट, फिर कंसंट्रेट, लास्ट में नाइट्रिक एसिड, सीक्वेंस ही होता है। चलो मान लो सॉल्ट सॉल्युबल हो गया, अब सॉल्युबल होने के बाद कैटायन अलग, एनायन अलग, बेसिक रेडिकल अलग, एसिड रेडिकल अलग, हमको दोनों का अलग अलग टेस्ट करना है। तो हम शुरुआत पहले करेंगे एसिड रेडिकल से, लिखो टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल। टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल मतलब एनायन पार्ट, सॉल्ट का एनायनिक पार्ट, एसिड रेडिकल को हम पहले टेस्ट करेंगे। और टोटल तुम्हारे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में 15 एसिड रेडिकल है। इन 15 एसिड रेडिकल को टेस्ट करने के लिए इन 15 को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, और 3 ग्रुप में आराम से टेस्ट कर लेंगे। वो 3 ग्रुप क्या है, पहला ग्रुप है
पहला ग्रुप है टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल इन डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड भी तुम चाहो तो डाइल्यूट एसिड मिला दो, और नहीं है तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करो, लेकिन डाइल्यूट यूज करना, कंसंट्रेट मत डालना। ठीक है, यदि सॉल्ट तुम्हारा अननोन है, पता नहीं कौन सा सॉल्ट है, तुम्हें नहीं पता, तुमने इसमें डाइल्यूट एसिड डाल दिया, डाइल्यूट एसिड डाल दिया, ठीक है, होगा क्या? तो यदि सॉल्ट डाइल्यूट एसिड से डिकम्पोज कर गया, मान लो ये सॉल्ट डाइल्यूट एसिड डालने पर डिकम्पोज कर गया, ठीक है, डिकम्पोज कर गया, ये कैसे पता चलेगा कि डिकम्पोज कर गया? जवाब तुमको कुछ दिखेगा अंदर, इस सॉल्यूशन में तुम ऐसे जब डालोगे तुमको इफर्वेसेंस दिख सकता है, कोई गैस निकलती दिखेगी, कोई कलर दिखाई देगा, कुछ ऑब्जर्वेशन होगा। यदि कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ तो समझ लेना यहां पर या तो कार्बोनेट है, या तो सल्फाइड है, या तो सल्फाइड है, या तो थायोसल्फेट है, या तो नाइट्राइट है, या तो एसीटेट है। उस अननोन सॉल्ट में तुमने डाइल्यूट एसिड डाला और तुमको कुछ अंदर हलचल दिखी, कुछ ऑब्जर्वेशन दिखा, इफर्वेसेंस, कोई कलर, कोई गैस की स्मेलिंग, या कोई टर्बिडिटी टाइप का कुछ दिख रहा है अंदर, समझ लेना उसमें ये सॉल्ट एनायनिक पार्ट है। अच्छा, मान लो एसिड डालने के बाद कुछ नहीं हुआ, कोई अंदर हलचल नहीं हुई, कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ, तो तुम क्या करना, उसको गिराना नहीं, उसी में तुम कंसंट्रेट एसिड डाल देना। उस सॉल्ट सॉल्यूशन में तुम कंसंट्रेट HCl या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, लेकिन कोई भी डालो, कंसंट्रेट डालना। मतलब 15 में से 6 रेडिकल डाइल्यूट से डिकम्पोज करते हैं, अब बचे 6 कंसंट्रेट से डिकम्पोज करते हैं, कितने हो गए 12, और 3 रेडिकल बेहाया होते हैं, किसी से नहीं टूटते, न तो डाइल्यूट न तो कंसंट्रेट। इनको अलग से हम टेस्ट कर लेते हैं, स्पेशल टेस्ट, पहला, दूसरा, तीसरा स्पेशल टेस्ट। हाँ, यदि सॉल्ट सॉल्यूशन में कंसंट्रेट एसिड डालने पर यदि कुछ हलचल हुआ, कोई ऑब्जर्वेशन हुआ, कोई गैस निकली, कोई कलर दिखा, तो समझ लेना उस सॉल्ट के अंदर या तो फ्लोराइड होगा, या तो क्लोराइड होगा, या तो ब्रोमाइड होगा, या तो आयोडाइड होगा, या तो नाइट्रेट हो सकता है, या तो ऑक्सलेट, कोई होगा जरूर। ये ऐसे रेडिकल है, एसिड रेडिकल, जो कंसंट्रेट एसिड से ही डिकम्पोज करते हैं, डाइल्यूट से नहीं। और ये डाइल्यूट से डिकम्पोज करेंगे, ये कंसंट्रेट से डिकम्पोज करेंगे, कितने होंगे 6 और 6 12, अब बचे 3 रेडिकल ऐसे हैं जो किसी से भी डिकम्पोज नहीं करेंगे, इनको तुम्हें अलग से टेस्ट करना होगा, और वो है स्पेशल टेस्ट। इसमें आते हैं सल्फेट, फास्फेट, बोरेट। मतलब 15 रेडिकल को हम टेस्ट करने के लिए 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। पहला डाइल्यूट एसिड वाले रेडिकल, दूसरा कंसंट्रेट एसिड वाले रेडिकल, और तीसरा स्पेशल टेस्ट। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, देखो सामने क्वेश्चन कैसे आएगा कि अननोन सॉल्ट A when heated with HCl in Bunsen flame gave apple green color, and the salt solution of A when react with dilute HCl, concentrate HCl does not react. वो सॉल्ट A जो है न तो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है, न तो कंसंट्रेट HCl से रिएक्ट करता है। आइडेंटिफाई द सॉल्ट A। बताओ, वो तो बेरियम होगा कंफर्म। अब उसके बाद या तो बेरियम का सल्फेट होगा, या तो फास्फेट। अब इसी में से खोलेंगे आंसर, कोई होगा ऑप्शन में, टिक मार दो बस। मानो कहता है वो सॉल्ट डाइल्यूट एसिड से डिकम्पोज तो नहीं करता है, लेकिन कंसंट्रेट एसिड डिकम्पोज करता है। इसका मतलब इसमें से कोई आंसर होगा? नहीं समझ में आया? मतलब इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा।
फिर कहोगे ये 6 कैसे, ऐसा क्यों, ये 6 डाइल्यूट में क्यों आते हैं, ये कंसंट्रेट में क्यों आते हैं? यदि ये रीजन भी बता दीजिए तो आपको ये भी नहीं रखना पड़ेगा। हाँ बताओ, बता दे कि कल बताएं, छोड़ दे, अब बता दे, अब समय नहीं हो रहा है। हाँ देखो सामने कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है कि हमेशा ताकतवर कमजोर को दबा के चलता है। ये प्रकृति का नियम है, ताकतवर हमेशा कमजोर को मार के चलता है। तो बताओ जितने भी तुम डाइल्यूट देख रहे हो ये सब वीक एसिड से आए हैं, कमजोर एसिड से आए हैं, और इनको तोड़ने के लिए डाइल्यूट पर्याप्त है। लेकिन ये जो जितने तुम देख रहे हो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड से आए हैं, इनको तोड़ने के लिए डाइल्यूट सक्षम कंसंट्रेट मिलाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, HF, HCl, HBr, HI, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। इधर आ जाओ, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2S, नाइट्रस एसिड, एस्टिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, दे आर वीक एसिड। और वीक एसिड को तोड़ने के लिए डाइल्यूट पर्याप्त है, सक्षम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट को तोड़ने के लिए डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेट चाहिए। बोलो समझ में आया? तो कंसेप्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, वीक एसिड के सॉल्ट को तोड़ देगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट को तोड़ने के लिए वीक एसिड डाइल्यूट पर्याप्त नहीं है, उसके लिए तुमको कंसंट्रेट मिलाना पड़ेगा। लेकिन ये 3 ऐसे हैं जो कि किसी से भी डिस्टर्ब, क्योंकि डे मालिक्यूल स्ट्रक्चरली स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, इसमें रिजोनेंस है, इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये स्पेशल टेस्ट में आएंगे जो किसी से डिकम्पोज नहीं करते। बोले ये बात समझ में आ गई? तो याद रहेगा कि डाइल्यूट में कौन कौन से एसिड आते हैं जो कि वीक एसिड डिराइव हो। वीक एसिड से कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, H2S, नाइट्रस एसिड, एस्टिक एसिड, जब दे आर वीक एसिड। बोलो क्लियर? हाँ तो जरा पहले का ऑब्जर्वेशन करी दे, यहां तक पहुंच गए, बस 1 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। हाँ सामने देखो, लास्ट है बस। तुमने सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया और उसमें क्या डाल दिया, डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड के नाम पर तुम डाइल्यूट HCl भी डाल सकते हो और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हो, लेकिन डालोगे क्या? डाल दो तुम कुछ भी सकते हो, डालोगे क्या डिपेंड करता है। मान लो तुमको सल्फर का टेस्ट करना है तो ये इस्तेमाल मत करना, और जब तुमको हैलाइड का टेस्ट करना हो, जैसे सेकंड वाले में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो उस केस में इसका इस्तेमाल मत करना। मतलब जिस चीज को तुम टेस्ट करने जा रहे हो, प्लान बना के चल रहे हो, वो केमिकल बाहर से मत डालना, पर जब वो नहीं भी होगा तो आ जाएगा तुरंत, तो तुमने बाहर से डाल दिया उसको। बोलो समझ में आया? इसलिए दोनों लिखा गया यहाँ पर, लेकिन मिलाना वो है जो तुमको टेस्ट करना है वो मत डालो। तुम्हें सल्फाइड का टेस्ट करना है, थायोसल्फेट का करना है, सल्फाइड का करना है, तो उस केस में ये मिलाओगे, ये नहीं मिलाओगे तुम। बोलो। अच्छा देखो सामने, मान लो तुमने ये मिलाया क्योंकि इसमें सल्फर दिख रहा है, देखो यहाँ सल्फर दिख रहा है, इसको मत मिलाओ, ये मिला दो। चलो हम मिलाने के बाद यदि तुमको इफरवेसेंस दिखा, इफरवेसेंस समझते हो? क्या इफरवेसेंस? झाग निकलेगी। यदि इफरवेसेंस हुआ तो मतलब झाग निकलेगी, मतलब कोई गैस बाहर आ रही है, उस गैस की स्मेलिंग करो, उसमें कोई स्मेलिंग नहीं। मान लो इफरवेसेंस विथ evolution of gas, evolution of gas, no smelling, कोई स्मेलिंग नहीं है उसमें, कोई स्मेलिंग नहीं है, तो समझ लेना वो गैस CO2 है, समझ लेना वो गैस CO2 है। तो वो सॉल्ट कार्बोनेट का हो सकता है, मे बी। अच्छा मान लो इफरवेसेंस तो हो रहा है, गैस तो मिल रही है, लेकिन उस गैस में स्मेलिंग है, स्मेलिंग है सल्फर की। एवोल्यूशन विथ एवोल्यूशन ऑफ गैस हैविंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, यदि इफरवेसेंस तो हो रहा है, गैस तो निकल रही है, उस निकलने वाली गैस को स्मेलिंग करने पर उसमें हमको कोई स्मेलिंग आ रही है, तो समझ लेना वो गैस SO2 है और वो सॉल्ट में सल्फाइट है, सल्फाइट, सल्फाइट
और मान लो हमें सल्फर की स्मेलिंग तो मिल ही रही है, सल्फर की बर्निंग स्मेल तो मिल ही रहा है, और साथ में उसको गर्म करने पर हमको येलो वाइट टर्बिडिटी भी दिखाई दे रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो समझना वो थायोसल्फेट होगा। हाँ, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। साथ में क्या है, along with येलो वाइट टर्बिडिटी, येलो वाइट टर्बिडिटी। ये टर्बिडिटी समझते हो ना, धुंधलापन, मतलब तुमको सोल्यूशन के आर पार नहीं दिखाई देगा। जब टर्बिडिटी आ जाएगी सॉल्यूशन के अंदर तो तुमको सॉल्यूशन के आर पार नहीं दिखाई देगा, कोलाइडी सॉल्यूशन बन जाएगा, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा, वो टर्बिड सॉल्यूशन बोलते हैं। यदि तुमको टेस्ट ट्यूब के अंदर येलो वाइट टर्बिडिटी दिख रही है और सल्फर की स्मेलिंग भी आ रही है तो समझ लेना वो सॉल्ट के अंदर थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट है वहां पर। और यदि मान लो विनेगर की स्मेल आ रही है, सिरके की स्मेल आ रही है, हाँ, स्मेल ऑफ विनेगर। यदि तुमने सॉल्ट में डाइल्यूट एसिड डालने के बाद तुमको उसमें से विनेगर स्मेल दिख रही है, विनेगर स्मेल, तो समझ लेना वो स्मेल एसिटिक एसिड की है और वो सॉल्ट एसीटेट का है। अब मान लो स्मेल रॉटन एग की आ रही है, सड़े अंडे की स्मेल आ रही है, स्मेल ऑफ रॉटन एग, स्मेल ऑफ रॉटन एग, तो समझो वो गैस H2S है और वो सॉल्ट के अंदर सल्फाइड है, सल्फाइड, सल्फाइड है उसके अंदर। 6 रेड आते हैं ना, डायरेक्ट में 6 आते हैं तो 6 ऑब्जर्वेशन भी तो होगा। हाँ, यदि रेड ब्राउन गैस निकलती है, रेड ब्राउन गैस, तो वो गैस कौन सी है, NO2, और वो सॉल्ट नाइट्राइट का है, नाइट्राइट। मतलब डाइल्यूट एसिड डालने पर यदि ये ऑब्जर्वेशन हुआ तो समझना ये 6 रेडकण वहां मौजूद है, जो ऑब्जर्वेशन होगा वही वहां मौजूद होगा, और कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ मतलब ये 6 एब्सेंट है। तो फिर इसके बाद उसमें कौन सा एसिड डाल के आगे बढ़ोगे तुम, बोलो। तो नेक्स्ट टर्न पर हम क्या करेंगे, हम कंफर्म करेंगे 3 रेडकण को, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, इन चारों को कंफर्म करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पर कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, इन 4 रेडकण को हम कंफर्म करेंगे अगली क्लास में। हाँ, सो कंबाइंड